नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम यहाँ पर ले रहे हैं अपने व्याकरण का टॉपिक, क्योंकि हमारे लगभग आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका में जितने भी चैप्टर थे लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि कुछ चैप्टर्स ही जो शायद होंगे कि आपने नहीं पढ़ पाए होंगे, बाकी हमने सेकंड बुक भी लगभग पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, क्योंकि उसके हमने सारे पार्ट जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो भी अच्छे से समझ आई होगी। और जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी कहा था कि अगर आपको आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी किसी चैप्टर में हो, तो आप उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लें, किसी कविता से जुड़ी हुई या किसी भी पाठ से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो तो आप जरूर क्लियर करें। तो आज हम यहाँ पर व्याकरण का वाक्य हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जो हमने व्याकरण के यहाँ पर टॉपिक्स लिए हैं उनमें हमने केवल पहला पार्ट यहाँ पर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। और व्याकरण में जो हमने मेन चीज पढ़ी थी वो हमने वर्ण विचार और शब्द विचार यहाँ पर पढ़ा था, जिसमें हमने शब्द विचार के बहुत सारे टॉपिक्स, यानी कि जितने भी हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हमने शब्दों के जितने प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और आपके क्रिया विशेषण शब्द, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी। तो इससे आगे हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि वाक्य विचार जो हमारा टॉपिक था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम वाक्य यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमारा जो ये टॉपिक है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने कहा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाक्य के बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया था कि हम शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। वाक्य से, वाक्य पढ़ने से पहले हमने शब्दों के बारे में यहाँ पर जाना। तो हमने यहाँ पर शब्दों के बारे में जाना। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा दो या दो से अधिक पदों, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को। अब देखिए, यहाँ पर पदों शब्द का प्रयोग किया है और जिसका अर्थ क्या है, शब्द, जिसको शब्द भी कहते हैं, ठीक है, या आप इसको शब्दों भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा सत्य की विजय होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमने परिभाषा कैसे बनाई, ठीक है। ये हम परिभाषा हमने कैसे बनाई जरा हम देखते हैं। हम कुछ शब्द लेंगे। अमित विद्यालय जाता है। शब्द है अमित विद्यालय जाता है। इस तरह से हमने एक यहाँ पर कुछ शब्दों का हमने एक समूह लिया। उसके बाद हमने फिर एक शशांक पढ़ रहा था। शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया। शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया। या तुम सभी जानते हो प्रीति अच्छी लड़की है, तुम परिश्रम करते रहो तो अवश्य, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, कुछ इस तरह के। जैसे हमने कहा, तो अब देखिए कुछ जो उदाहरण, जैसे हमने कहा सत्य की विजय होती है, अमित विद्यालय जाता है, शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम कई बार शब्दों को आपस में मिलाकर इस प्रकार के शब्द समूह का निर्माण करते हैं जो हमें पूरा पूरा अर्थ
प्रकट करने में सक्षम है। यानी कि हमें पूरी तरह से क्या बोलना चाह रहा है इंसान, क्या हमें बताना चाह रहा है, वो अर्थ हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द समूह ही वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जो हमें पूरी तरह से हमें अर्थ स्पष्ट करते हो, पूरी तरह से हमें अर्थ बताते हो, ऐसे शब्द समूह ही क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया कि अमित विद्यालय जाता है, तो पूरी तरह से हमें अर्थ क्लियर हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, वाक्य कहा। ठीक है, शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया, तो पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसे भी हमने क्या कहा, वाक्य कहा। ठीक है, तो ये था हमारा वाक्य। अब देखिए, वाक्य हमने यहाँ पर क्लियर किया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा हमें समझ आ गई कि वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे उसके बाद आता है हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है, वो है वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश क्या होता है, वाक्यांश किसे कहते हैं। अब देखिए, वाक्य हमें पता चल गया, अब हम कहेंगे वाक्यांश क्या होता है। ठीक है, वाक्यांश का अर्थ होता है कि शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको हम एक और शब्द कह सकते हैं, इसको आप उपवाक्य कह सकते हैं, और इसको आप एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है। ठीक है, जिनसे आंशिक भाव व्यक्त होता है। क्या होता है, आंशिक भाव, यानी कि पूरा पूरा अर्थ आपको समझ में नहीं आता, आपको केवल आंशिक भाव व्यक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, और उसको क्रियापद भी कहते हैं। अब देखिए, वाक्यांश यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, उपवाक्य तो क्या हो गया कि जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, और वाक्यांश क्या हो गया, वाक्यांश है कि जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता। यानी कि आपको उसका अर्थ पता है, लेकिन आपको अगर आप पूरे वाक्य को नहीं पढ़ोगे तो आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा कि आखिर यहाँ पर ये क्यों लिखा गया है। ठीक है, जैसे हमने कहा उदाहरण के लिए, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि, ये जो शब्द है इनका अर्थ तो निकलता है, लेकिन ये केवल वाक्यांश हैं। अगर यहाँ पर लिखा होगा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोने में क्या रखा है, वृक्ष के नीचे कौन बैठा है, या वृक्ष के नीचे किताब रखी है, तो इस तरह से तभी इसका वाक्य क्लियर होगा, अर्थ क्लियर होगा, लेकिन अभी पूरी तरह से यहाँ पर अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, यानी कि वाक्य का एक छोटा सा केवल पार्ट, वाक्य का एक छोटा सा भाग, वाक्य का एक छोटा सा अंश, तो क्या कहा, वाक्यांश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाक्यांश। पहले हमने वाक्य किसे कहते हैं ये हमने क्लियर किया, उसके बाद हमने वाक्यांश किसे कहते हैं ये क्लियर किया। अब देखिए, यहाँ पर हम आगे को पढ़ते हैं, वाक्य के जो तत्व हैं, जो वाक्य के मेन जो तत्व हैं, या वाक्य के घटक कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, वाक्य के तत्व या वाक्य के घटक आप इन्हें कह सकते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, वाक्य के कितने अनिवार्य घटक होते हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वाक्य के दो मुख्य यहाँ पर अनिवार्य घटक होते हैं जिनसे वाक्य बनता है। ठीक है, दो मुख्य घटक होते हैं। सबसे पहले आपका होता है उद्देश्य, पहला घटक क्या है आपका, उद्देश्य, और दूसरा घटक है आपका विधेय। पहला क्या है, उद्देश्य, और दूसरा है आपका विधेय। अब देखिए क्या होता है उद्देश्य, किसे कहते हैं विधेय, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका उद्देश्य है, और जो बात की जाए उसे हम कहते हैं विधेय।
जो बात की जाए उसे हम कहते हैं विधेय। अब जैसे हमने यहाँ पर कहा कि मोहन प्रयाग में रहता है, क्या कहा हमने यहाँ पर? मोहन प्रयाग में रहता है। तो अब यहाँ पर हमने कहा मोहन प्रयाग में रहता है, ठीक है। अब हमने कहा जिसके बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? मोहन के बारे में की जा रही है, ठीक है। और क्या बात की जा रही है? प्रयाग में रहता है बात की जा रही है। तो इस वाक्य के दो घटक हैं। पहला है उद्देश्य जो कि है मोहन, ठीक है। पहला है आपका उद्देश्य जो है मोहन, और दूसरा है आपका विधेय जो कि प्रयाग में रहता है, प्रयाग में रहता है, ठीक है। तो आपका इस तरह से, यानी कि कोई भी वाक्य जो है वो क्या होता है? दो घटकों से मिलकर बनता है। दो तरह के घटक उसमें होते हैं, एक होता है आपका उद्देश्य, एक होता है आपका विधेय। बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल एक और यहाँ पर दूंगी। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब देखिए, राम बाजार जाता है, बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में हो रही है। तो राम क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है इसलिए राम उद्देश्य है। और राम के बारे में क्या बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है कि राम जो है बाजार जाता है। तो यानी कि एक आपका जो वाक्य है उसके दो मुख्य घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, जिसमें उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है, विधेय वह होता है जिसके बारे में जो भी बात की जा रही है, यानी कि जो भी बात हो रही हो, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य के दो मुख्य घटकों के बारे में आपने जाना। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज आपने समझनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपके, जैसे मैंने आपको बताया था उपवाक्य, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था उपवाक्य। तो उपवाक्य के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उपवाक्य के बारे में हम इससे पहले जानेंगे, यानी कि वाक्य के भेदों से पहले हम उपवाक्य को जानेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं। यहां पर जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि उपवाक्य क्या होते हैं, ठीक है। तो उपवाक्य किसे कहते हैं ये एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि उपवाक्य में ही आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ आएंगी। इसी से आप आगे की चीजों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। उपवाक्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, उपवाक्य जो होता है, जैसे हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, जिससे वाक्य का आंशिक भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं वाक्यांश, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये एक क्रियापद है, क्रियापद है, ठीक है। क्रियापद से, जिससे क्या होता है, क्रिया युक्त जो पद है, यानी कि क्रिया युक्त पद, क्रिया युक्त पद से आंशिक जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं, उन्हें ये क्लियर हुआ, उन्हें उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। अब ये जो उपवाक्य होते हैं इसके भी भेद होते हैं, ठीक है। उपवाक्य, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे समझनी पड़ेंगी, तो इसीलिए अगर मैं अभी से इन्हें क्लियर कर दूं तो आप आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। उपवाक्य के भेद, तो जो आपका ये उपवाक्य होता है ना, इस उपवाक्य के भी अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, यानी कि ये केवल वाक्य का आंशिक भाव प्रकट करते हैं, लेकिन इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है आपका प्रधान उपवाक्य,
और एक होता है आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, एक होता है आपका प्रधान उपवाक्य और एक होता है आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य, एक आपका आश्रित उपवाक्य। अब ध्यान से सुनिएगा कि हमने कहा कि जो उपवाक्य होते हैं वो जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। और इन उपवाक्यों के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो जो आपके प्रधान उपवाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? जो जिनके बिना वाक्य का पूरा, एक तरह से क्या होता है कि वाक्य को अगर हम इसको वाक्य से अलग भी लिख दें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? किसी पर आश्रित नहीं होते हैं और ये अपना पूरा अर्थ क्लियर करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं? ये किसी पर आश्रित नहीं होते, यानी इनका अपना अर्थ अलग से होता है। और जो आपके आश्रित उपवाक्य होते हैं ये हमेशा से प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, यानी कि ये प्रधान उपवाक्य के बिना अपना पूरा अर्थ नहीं देते। प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। ठीक है, ये आपके प्रधान उपवाक्य के बिना अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य के बिना अपना एक तरह से अर्थ नहीं दे सकता, अपना पूरा का पूरा अर्थ क्लियर नहीं करता है। तो यहाँ पर अभी तक हमने 4 चीजें पढ़ी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा आपका वाक्य, दूसरा हमने पढ़ा वाक्यांश, तीसरा हमने पढ़ा उपवाक्य। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। पहला हमने यहाँ पर पढ़ा है वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य जब हमने यहाँ पर बताया कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह होता है, सार्थक यानी कि जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है और आपको पूरी तरह से अर्थ समझ में आता है, उसको हम कहते हैं सार्थक समूह। ऐसा ग्रुप जिसका हमें पूरा पूरा अर्थ समझ में आ रहा हो उसे हम कहते हैं वाक्य। ठीक है, और देखिए कैसे वाक्य बनाए जाते हैं वो आप देखेंगे आगे। उसके बाद हमने वाक्यांश बताया, तो वाक्यांश मैंने कहा कि इनका पूरा, ये एक तरह से खुद का अर्थ हमें इनका समझ में आ जाता है, लेकिन इनका पूरा अर्थ तब तक नहीं निकलता कि जब तक हम इनको वाक्य में पूरी तरह से ना पढ़ लें। ऐसे शब्द जैसे हमने कहा दरवाजे पर, तो क्या है दरवाजे पर? देखिए अर्थ तो पता है कि दरवाजे पर, लेकिन क्या आगे पीछे का कोई भी हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। कोने में, वृक्ष के नीचे, तो ऐसे शब्दों का हमें बिल्कुल भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनका तब तक हमें अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए इन्हें वाक्यांश कहते हैं, यानी कि वाक्य का एक पार्ट कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा वाक्य के घटक, तो वाक्य के 2 मुख्य घटक होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, और जिसमें हमने बताया कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य होता है आपका जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात हो रही हो वो आपका उद्देश्य कहलाता है। और विधेय होता है जो बात की जा रही हो, यानी कि जो बात आप कर रहे हैं उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब सबसे जो मेन पार्ट आता है, सबसे जो मेन बात आती है वो आता है आपके वाक्य के भेद। ठीक है, सबसे जो मेन बात आपकी आती है वो आती है वाक्य के भेद, वाक्य भेद। अब देखिए वाक्य भेद, यहाँ पर वाक्य भेद 2 प्रकार के किए जा सकते हैं, यानी कि वाक्यों के 2 प्रकार से भेद किए जा सकते हैं, 2 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से वाक्यों को बांटा जा सकता है। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाक्यों के 2 प्रकार से अर्थ बताए जा रहे हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है आपका रचना के आधार पर। ठीक है,
अर्थ के आधार पर, यानी कि आप जिस तरह का अर्थ वाक्य का निकल रहा है उसके आधार पर यहाँ पर बताया गया है पहला, और दूसरा बताया गया है रचना के आधार पर। रचना यानी कि जिस तरह से वाक्यों की रचना की गई है, जिस तरह से वाक्यों को बनाया गया है कि वो आपका बिल्कुल सरल वाक्य है या आपका एक तरह से मिश्र वाक्य है, मिश्रित करके बनाया गया है, या एक तरह से आपका संयुक्त वाक्य है कि जोड़ कर बनाया गया है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग करके यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि दोनों तरह के वाक्य हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और अभी आप केवल क्लास 8th में हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको क्लास 10th में भी सपोर्ट करेगा, यानी कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो क्लास 10th में आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है वो कई बार आता है, यानी कि आप वाक्य परिवर्तन के लिए भी आते हैं और रचना के आधार पर भी आपका आता है कि किस वाक्य को आप सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलिए या मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए, या फिर आपका कि इस वाक्य को निषेधार्थक में बदलिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लास 10th तक भी आती हैं और ये आपके अभी भी सिलेबस में है, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को यहाँ पर समझना है हमने कि किस तरह का अर्थ आपका यहाँ पर वाक्य का निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, क्योंकि अलग अलग अर्थ निकलते हैं वाक्यों के, अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं तो अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या है, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने की सूचना मिले, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक कहते हैं। और अगर आपको सरल भाषा में इसको समझना हो तो यहाँ पर क्रिया के करने या होने की जो यहाँ पर लिखा गया है कि सूचना मिले, तो सूचना मिले की जगह आप लिख सकते हैं कि सामान्य कथन हो। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि जहां क्रिया के करने या होने की का सामान्य कथन हो, यानी कि बिल्कुल सरल भाषा में, सामान्य भाषा में कहा जा रहा हो कि क्रिया हो रही है, तो उसको आप कहेंगे विधानवाचक वाक्य। क्रिया करने या होने का सामान्य कथन हो। जैसे अब यहाँ पर देखिए, राकेश ने दूध पिया, राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है। ठीक है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर क्रिया के करने या होने की सूचना मिले या क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो 3 तरह के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं, राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है और वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का पहला भेद हमने यहाँ पर पढ़ा, विधानवाचक वाक्य। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये है आपका पहला भेद, विधानवाचक वाक्य। और जैसे हमने कहा कि टोटल 8 भेद हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने 8 भेदों को आगे डिस्कस करते हैं। और मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप इसे साथ के साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अब दोबारा बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर क्लियर किया कि आपको किसी भी वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना का जहां पर सामान्य कथन होता है, सामान्य तरीके से कहा जाता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब। आगे बढ़ते हैं, निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है। निषेध, निषेध का भाव प्रकट होता है, निषेध यानी नहीं का भाव प्रकट होता है। ठीक है,
निषेध यानी नहीं का भाव प्रकट होता है तो उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसमें जितने भी वाक्य होंगे उसमें क्या होगा, कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको और नोट भी करते हैं। जिन वाक्यों से कार्य के न होने या नहीं करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, साथ साथ में आपके लिए लिखे गए हैं कि मैंने दूध नहीं पिया। अगर आपको एग्जाम में आता है कि मैंने दूध पिया, इसे निषेधवाचक वाक्य में लिखिए तो क्या लिखेंगे, निषेध का अर्थ होता है नहीं, तो कार्य के न होने का भाव, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते, मेधावी छात्र परीक्षा मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। नहीं, ठीक है, जहां पर निषेध प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, निषेधवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिन वाक्यों से हमें कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट होता है, निषेध निषेध प्रकट हो रहा है जहां पर, उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर होता है, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते हैं, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यानी कि जहां पर आपको निषेध, जहां पर आपको पता चल रहा है कि काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका आज्ञावाचक। 8 भेद आपको बताए थे, दूसरा भेद हमारा था निषेधवाचक, नंबर 3 है आपका आज्ञावाचक। अगला है आज्ञावाचक। अब देखिए, जिन वाक्यों से आज्ञावाचक, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, जिन वाक्यों में हमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, यानी कि जहां पर आज्ञा दी जा रही हो, ठीक है, जहां पर आज्ञा दी जा रही हो, प्रार्थना की जा रही हो या उपदेश दिया जा रहा हो, उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, क्या दी जा रही है, क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। बाजार जाकर फल ले आओ, उपदेश दिया जा रहा है। या जैसे और जैसे यहाँ पर देखिए, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है, या आप देखिए, सदा सच बोलो, सदा सच बोलो। ठीक है, या आज्ञा इस तरह से भी ली जा सकती है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अंदर आ सकता हूं। ठीक है, तो ये है आपका आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो ये आपका आज्ञावाचक वाक्य यहाँ पर क्लियर हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए, ये आप नोट करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक आपको पढ़ने में इजी लग रहा होगा इस तरह से समझने में, लेकिन जब आपको एग्जाम में आता है कि वाक्य परिवर्तन कीजिए, यानी कि इस वाक्य को निषेधार्थक में बदलिए, इस वाक्य को आज्ञावाचक में बदलिए, तब जाकर आपको ये सारी चीजें एक तरह से लगता है कि नहीं, ये बहुत थोड़ा सा हमें पढ़ना चाहिए था। तो आप जब आपको इजीली, इतनी इजीली यहाँ पर तरीके से दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको फटाफट नोट भी करें, और कहीं पर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर करें। तो जैसे हमने कहा कि जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार से फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो, सदा सच बोलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं।
इस तरह से 3 भेद हमने पढ़ लिए। नंबर 4 जो भेद है हमारा वो है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ध्यान से समझिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए प्रश्नवाचक यानी कि जहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा हो, हमें पता चल रहा हो कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो नोट कर लीजिए, आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। क्या होता है? जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सीता तुम कहाँ से आ रही हो, ठीक है, स्पष्ट तौर पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? या हम कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है। और इसमें एक बहुत मेन चीज होती है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं, आपको प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक जो प्रश्न होते वाक्य होते हैं, उनके अंत में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, तो उसमें हमने यहाँ पर क्या किया, प्रश्न सूचक चिन्ह हमने लगाया। फिर हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ भी प्रश्न सूचक चिन्ह हमने लगाया। फिर हमने कहा क्या तुम सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी प्रश्न सूचक चिन्ह है। तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ भी प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो इस तरह से प्रश्नवाचक जो आपका वाक्य होता है उसके अंत में आपको हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह जो है लगाना होता है। और यही इसकी एक खासियत होती है कि यहाँ पर आपको प्रश्न सूचक चिन्ह, जिस तरह से आपका कोई भी सरल वाक्य होता है तो उसके अंत में जब आपका वाक्य का एंड हो रहा होता है तो आप पूर्ण विराम लगाते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह के एंड में आपको प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 तरह के वाक्य हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर विधानवाचक, दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पर आज्ञावाचक, तीसरा हमने यहाँ पर पढ़ा निषेधवाचक, चौथा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है। उसके बाद है हमारा अगला नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक यानी कि जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि आदि का ज्ञान होता है। जिन वाक्यों से हमें हमारी इच्छा, आशीष, शुभकामना यानी कि जो हम दिल से बात करते हैं, हमारी कोई इच्छा होती है, मन की कामना होती है, मन की आशा होती है, तो वो आशीष के रूप में, शुभकामना के रूप में, इच्छा के रूप में जब प्रकट होती है तो उसको हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो देखिए नोट कर लीजिए, सबसे पहले तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, तो इस तरह से, या कहते भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे, भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना आयुष्मान भवः, चिरंजीवी भवः,
तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे, तो खुश रहो। ये सारी चीजें क्या है? इच्छावाचक है। ये क्या सारी चीजें क्या है? इच्छावाचक है, यानी कि आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो, आशीष दे रहे हो, शुभकामना दे रहे हो, तो इसीलिए ये वाक्य यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए 5 हमारे यहाँ पर वाक्य क्लियर हो गए, 5 को आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम बढ़ेंगे अपने छठे भेद की तरफ, जो है संदेहवाचक। संदेहवाचक और नंबर 7 है हमारा विस्मयवाचक। तो नंबर 6 को हम पढ़ेंगे संदेहवाचक। संदेह का क्या अर्थ होता है? संदेह का अर्थ होता है कोई शंका होना, ठीक है, या संभावना भी हो सकती है। देखिए हमें कोई चीज जब क्लियर नहीं होती, हम क्या करते हैं? उसकी संभावना व्यक्त करते हैं, यानी कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो संदेहवाचक में क्या होता है कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध होता है, ठीक है, तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, कि शायद हो जाए शाम को वर्षा, ठीक है, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि वो आ रहा है, तो हमने कहा वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम। और कभी कभी हमें लगता है कि किसी के आने की संभावना हमें लगती है कि शायद राजेश आ जाए, हो सकता है राजेश आ जाए, ठीक है, या मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम आशंका जता रहे हैं कि क्या पता वो पास ना हो। इस तरह की, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं, जो बच्चा मेहनत करता है, हम कहते हैं हो सकता है ये टॉप करेगा, ये क्लास में टॉप करेगा, ये क्लास में फर्स्ट आएगा। लेकिन जो पढ़ाई नहीं करता उसके लिए हम क्या कहेंगे कि हो सकता है कि ये पास ना हो, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही हो, जहां पर संभावना व्यक्त की जा रही हो या संदेह प्रकट किया जा रहा हो, उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज वाक्य और उसके भेदों के बारे में जाना। तो वाक्य के भेदों में हमने यहाँ पर अभी तक 6 भेद वाक्य के अर्थ के आधार पर पढ़ लिए हैं, और मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में आकर जरूर क्लियर करें, और बाकी का टॉपिक जो है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।